इंटरनल सिक्योरिटी लेसन 1। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंटरनल सिक्योरिटी विद रिस्पेक्ट टू यूपीएससी एंड पीसीएस मेंस का टॉपिक है। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इनके डेफिनेशन बता रखी है। व्हाट इज इंटरनल सिक्योरिटी एंड व्हाट कम्स अंडर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, एट द outset we shall briefly differentiate between internal and external security of a country before we discuss the various aspects of internal security। इससे पहले कि हम इंटरनल सिक्योरिटी के अलग अलग पहलुओं के बारे में डिस्कस करें, हम शुरुआत में ही ब्रीफली डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या होती है और एक्सटर्नल सिक्योरिटी क्या होती है। इंटरनल सिक्योरिटी इज द सिक्योरिटी ऑफ ए कंट्री विद इन इट्स बॉर्डर्स। इंटरनल सिक्योरिटी वो सिक्योरिटी होती है एक देश की जो इसके बॉर्डर के अंदर की होती है, मतलब देश के अंदर की सुरक्षा। दिस इंप्लाइज मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर। इसका मतलब होता है कि पीस को मेंटेन करना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, एंड अपहोल्डिंग द सोवरेनिटी ऑफ द कंट्री विद इन इट्स टेरिटरी, और अपनी देश की सीमा क्षेत्र के अंदर अपनी प्रभुसत्ता को बनाए रखना इंटरनल सिक्योरिटी में आता है। ये समझ गए। इंटरनल सिक्योरिटी इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सटर्नल सिक्योरिटी टू द एक्सटेंट दैट एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज सिक्योरिटी अगेंस्ट एग्रेशन बाय अ फॉरेन कंट्री। इंटरनल सिक्योरिटी एक्सटर्नल सिक्योरिटी से इस विस्तार तक या इस हद तक अलग है कि जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है, बाहरी सुरक्षा जो होती है, वो सुरक्षा एक विदेश के आक्रमण के खिलाफ सुरक्षा होती है, वो बाहरी सुरक्षा होगी। इज इट क्लियर? क्या क्या क्लियर? एक्सटर्नल सिक्योरिटी हुई जो एक देश दूसरे देश के ऊपर अटैक करता है या साइबर उस हमले के खिलाफ जो सुरक्षा की जाती है, ठीक है, दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल सिक्योरिटी। ठीक है, एंड व्हाट कम्स अंडर इंटरनल सिक्योरिटी मींस मेंटेनेंस ऑफ पीस, लॉ एंड ऑर्डर एंड अपहोल्डिंग द सोवरेनिटी विद इन अ कंट्री। ये हो गया इंटरनल सिक्योरिटी। डिफरेंस समझ गए? एक्सटर्नल सिक्योरिटी इज सोनली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेज ऑफ द कंट्री। जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है वो एकमात्र उस देश के आर्म्ड फोर्सेज की जिम्मेवारी होती है। और आर्म्ड फोर्सेज कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगे हो, मैं आपकी क्लास में मैंने उस दिन बता दिया था। इस बॉर्डर पे ये है, इस बॉर्डर पे ये है, इस बॉर्डर पे ये है। ठीक है, आईटीबीपी है, सीएपीएफ है, ठीक है, बीएसएफ है ये। अब इसमें देखो क्या है, while internal security comes under the purview of the police which can be supported by central armed police forces if required। ठीक है, जबकि जो इंटरनल सिक्योरिटी होती है वो पुलिस के परव्यू के अंतर्गत आती है, और जिस पुलिस को या जिस आर्म फोर्सेस को जो इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करता है उसकी सहायता सीएपीएफ के द्वारा की जाती है, दैट इज सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। ठीक है, जरूरत पड़े तो कई बार बोल देते ना, मिलिट्री बुला ली, मिलिट्री बुला ली, पुलिस के बस के बाद सीएपीएफ आती है। ऐसे लोगों को कौन समझाएगी वो मिलिट्री नहीं है, वो सीएपीएफ है। इन इंडिया, भारत में द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एमएचए लिखा जाएगा उसको आगे, टेक्स केयर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। वो इंटरनल सिक्योरिटी की टेक केयर करती है, देखभाल करती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय। वाइल एक्सटर्नल सिक्योरिटी कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जबकि जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। ठीक है, इन मैनी कंट्रीज, बहुत से देशों में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इज कॉल्ड द मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स, उसको मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स कहा जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी या उसको मिनिस्ट्री ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी कहा जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया गया थ्रेट का कि अगर सिक्योरिटी है तो किसके खिलाफ, खतरे के खिलाफ, कौन सा खतरा, कैसा खतरा, उस खतरे को। ठीक है, कौटिल्य रोट इन अर्थशास्त्र दैट स्टेट कैन बी एट रिस्क फ्रॉम 4 थ्रेट्स। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को 4 प्रकार की थ्रेट्स हो सकती हैं, 4 प्रकार के जोखिम हो सकते हैं। कौन से? इंटरनल जोखिम हो गया, एक्सटर्नल जोखिम हो गया, दो इंटरनली एडेड एक्सटर्नल। ठीक है, एक ऐसा जोखिम जो बाहरी जोखिम हो लेकिन जिसकी सहायता अंदर से की गई हो। समझ गए? मीन्स पुलवामा अटैक। हाँ, ठीक है, एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट, मतलब एक्सटर्नली एडेड इंटरनल थ्रेट लग तो रही है इंटरनल है लेकिन एक्सटर्नली एड है, मीन्स स्लीपर सेल्स। ठीक है, आतंकवादी अलग अलग जगह पर कई सालों से रह रहे हैं।
ठीक है, जिनको एड की जाती है, जैसे इसमें हैदर थी, वो थी हाँ उनकी जासूस थी सीमा हैदर, लेकिन पता नहीं ठीक है। चला। सेकंड ड्रोन आते हैं, ड्रोन आते हैं। पंजाब में आते हैं, यस। बहुत बार इंसिडेंस होती है, यस। कभी ड्रग्स वगैरह आ गई, कभी कुछ और आ गया। यस। वो थ्रेट जो है वो इंटरनल थ्रेट है, एडेड बाई एक्सटर्नल, एक्सटर्नली एडेड होगी। एनी क्वेश्चन? ठीक है। इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शंस, भारत की जो इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट परसेप्शंस होती हैं कि यहाँ से थ्रेट हो सकती है, वो अनुभव आर ए मिक्स ऑफ ऑल फोर थ्रेट्स मेंशन अबोव। वो जो ऊपर 4 थ्रेट्स मेंशन की गई है उनका मिक्स है, इंटरनल थ्रेट में एक्सटर्नल थ्रेट में मिक्स है। द चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज हो रहा आल्सो इम्पैक्ट्स आवर इंटरनल सिक्योरिटी, वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करता है। इवेंट्स इन श्रीलंका, श्रीलंका में जो इवेंट्स हो रही हैं, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल एंड म्यांमार में, हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लिंकेजेस विद आवर इंटरनल सिक्योरिटी, उनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी से सीधा संबंध है। ठीक है, श्रीलंका में हो रही है, श्रीलंका में क्या हो रहा है चेंजेस, श्रीलंका में चेंज इन हम्बनतोता पोर्ट, ठीक है, ओन बाय चाइना, चाइना हमारे इतने नज़दीक है, ठीक है, इट मे बी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट, ठीक है। पाकिस्तान में थ्रेट्स हो रही हैं, ठीक है, पीओके में, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन ये जो उनको आईएसआई वालों को दे रहे हैं, पीओके में रह रहे हैं वो, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह करनी पड़ रही हैं, ठीक है। इसमें हो गया, बांग्लादेश में हो गई, ठीक है, बांग्लादेश में अभी क्या हो गया, कूप हो गया, तख्ता पलट, मिलिट्री ने कब्जा कर लिया, ठीक है। इनका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। नेपाल में, म्यांमार में, नेपाल अगर चाइना के साथ कुछ संबंध कर रहा है तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है, ठीक है। देयरफॉर, इसलिए इट कैन बी सेड दैट इन टुडेज इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल एज, इसलिए आज ऐसा कहा जा सकता है कि आज के सूचना और डिजिटल युग में सिक्योरिटी थ्रेट्स, जो सुरक्षा की चुनौतियां हैं, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल, वो चाहे इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो चुनौती आर इंटर रिलेटेड, वो एक दूसरे से संबंधित, एंड कैन नॉट बी सीन इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, और वो एक दूसरे से आइसोलेशन में नहीं देखी जा सकती, अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। बापू गांधी का चश्मा, स्वच्छ भारत, ऐसे नहीं देखा जा सकता कि एक चश्मे से देख रहे तो स्वच्छ दिखाई देता है, भारत नहीं दिखाई देता, दूसरे चश्मे से देख रहे हो तो भारत तो दिखाई देता है लेकिन स्वच्छ नहीं दिखाई देता, वो दोनों सेम देखने पड़ेंगे, ठीक है। आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद 39 स्टेट्स डिसइंटीग्रेटेड, 39 राज्य डिसइंटीग्रेटेड हो गए, अलग अलग भागों में बट गए। ऑफ दिस, इनमें से 39 में से 5 डिसइंटीग्रेटेड बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, 5 तो बाहरी आक्रमण से की वजह से अलग अलग बट गए, बाहरी हस्तक्षेप हुआ, ठीक है, एक्सटर्नल थ्रेट होगी। एंड अदर 34, और जो दूसरे 34 थे, ड्यू टू फेलियर टू मैनेज इंटरनल सिक्योरिटी, वो इंटरनल सिक्योरिटी को मैनेज करने की असफलता के कारण बट गए। दिस लेड टू आइदर देयर लॉस ऑफ सोवरेनिटी, यह ले गया या तो उनकी सोवरेनिटी, प्रभुसत्ता की लॉस हो गई, डिसइंटीग्रेशन हो गया, ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी उनके खराब हो गई, सिविल वार्स होने लग गए, वॉयलेंस होने लग गया, लीडिंग टू रेजिम चेंजेस और मिलिट्री कोप्स, और वो उनको रेजिम चेंजेस में ले गया, सिस्टम के परिवर्तन में ले गया, और मिलिट्री कोप्स हो गए, जैसे बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, इनके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। पॉलिटी के जो लेक्चर करवाया था उसमें नेपाल का छोटा सा मेंशन आया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, जो फर्स्ट लेसन है, उसमें क्या आया था कि नेपाल ने 10 से 12 बार कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया, ठीक है। तो ये है ना, क्या करते हैं, मिलिट्री कूप्स, ऐसी जो सिचुएशन है इंटरनल थ्रेट से, उनके ये परिणाम है, वायलेंस होगा, सिविल वॉर्स होगा, कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल हो जाएगी, ठीक। दिस फेलर्स वर ड्यू टू कॉम्प्लेक्स एंड वेरिंग रीजंस, ये जो फेलर्स हैं, कौन से, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के फेलर्स, वायलेंस, सिविल वॉर्स एटसेट्रा, ये बहुत ही जटिल और अलग अलग कारणों की वजह से हैं। बट फेलियर ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी
लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का जो फेलर है, वाज ए कॉमन फैक्टर अमंग दैम, वो उनमें कॉमन फैक्टर है सभी में। ओवर द ईयर्स, सालों से, द चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, आवर इंटरनल सिक्योरिटी हैव ग्रोन मैनीफोल्ड एंड अज्यूम्ड अलार्मिंग प्रोपोर्शंस। सालों से हमारे आंतरिक सुरक्षा के लिए जो चुनौतियां हैं वो कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं और काफी ज्यादा प्रोपोर्शन में, अलार्मिंग प्रोपोर्शन में एज्यूम की जा चुकी हैं। इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैव स्टार्टेड अफेक्टिंग आवर कंट्रीज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं ने हमारे देश की वृद्धि और विकास को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। दिस इज नाउ वन ऑफ द प्राइम कंसर्न्स इन द टॉप एक्सीलेंस ऑफ द सेंटर। ठीक है, यह सेंटर के सबसे उच्च एजेंडाओं में से प्राइम कंसर्न्स रही है। एनी क्वेश्चन? देयरफॉर, इसीलिए इट इज नो सरप्राइज दैट द यूपीएससी हैज इंक्लूडेड इंटरनल सिक्योरिटी एज ए सेपरेट टॉपिक इन द सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन सिंस 2013। इसलिए इस बात में कोई डाउट नहीं है कि यूपीएससी ने 2023 से मेंस के एग्जामिनेशन में सिक्योरिटी को इंक्लूड किया है। ठीक है, क्यों कंसर्न रही है? क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 39 स्टेट का डिसइंटीग्रेशन हो चुका है। 5 क्यों हो गए? एक्सटर्नल थ्रेट। बाकी जो 34 बच गए वो इंटरनल थ्रेट की वजह से। ठीक है, इंडिया इज ए मल्टी कल्चरल कंट्री। ठीक है, तो इंडिया में ऐसी सिचुएशन ना हो, इसलिए वी हैव टू लर्न हाउ टू मैनेज इंटरनल सिक्योरिटीज। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी से क्या क्या संबंधित है? द मेन एट्रीब्यूट्स ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी आर, मुख्य इंटरनल सिक्योरिटी से संबंधित क्या क्या चीजें? सिक्योर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सिक्योर करो, एंड प्रोटेक्ट इंटरनल सोवरेनिटी, और इंटरनल सोवरेनिटी को प्रोटेक्ट करो। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का मतलब क्या है? कि विद इन कंट्री, ठीक है, इंटीग्रिटी हो, मतलब खालिस्तान जैसी सिचुएशन ना हो कि पंजाबी लोग बोल रहे हैं कि हमें खालिस्तान चाहिए, नागालैंड जैसी सिचुएशन ना हो कि वो चाह रहे हैं कि हमें अलग से एक स्टेट की जरूरत है। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी सोवरेनिटी को भी हमें प्रोटेक्ट करना है। सोवरेनिटी, व्हाट डू मीन बाय सोवरेनिटी? इंटरनल सोवरेनिटी। जब इंडिया ने S-400 खरीदा था रसिया से, तो अमेरिका ने कहा था कि मैं टैरिफ खेलूंगा। ठीक है, तो क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? इंडिया इज ए सोवरेन कंट्री और हमें आपसे पूछने की जरूरत नहीं है कि हमें हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए क्या करना चाहिए। फिर भी इंडिया आगे बढ़ा, S-400 उसने खरीदा, एंड यू कैन सी द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ S-400 इन इंडिया पाकिस्तान वॉर। ठीक है, नेक्स्ट, मेंटेन डोमेस्टिक पीस। डोमेस्टिक पीस को मेंटेन करो। ठीक है, डोमेस्टिक पीस को मेंटेन करने का मतलब विद इन कंट्री पीस हो। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया में हो। ऐसा नहीं है कि मिजोरम में दंगे उठ रहे हैं तो उसका इफेक्ट यहाँ दिल्ली तक पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया मेंटेन डोमेस्टिक पीस। ठीक है, जैसे मनीषा वाला केस आया, डीजीपी ने सीधी गोली मार दी, जगह जगह जाम लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, प्रीवेलेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर्स को प्रीवेलेंस करो कि लॉ एंड ऑर्डर को लोग माने। ऐसा नहीं कि किसी को उठा लिया, किडनैप कर लिया, ये कर लिया, पुलिस हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेगी। नो, यू हैव टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, क्योंकि घर वाले हैबस कॉर्पस लगा देंगे, लेकिन सैड टू नो कि इंडिया में अवेयरनेस नहीं है। पेरेंट्स को पता नहीं है, पेरेंट्स सीधे चले जाते हैं कि मेरे बेटे को, बेटी को ऐसे ऐसे किडनैप कर लिया वगैरह। पुलिस वाले कहते हैं कि ये वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ। ठीक है, अगर उसको ये पता होता ना कि ये रिसीविंग दे दो इसकी, मैं कोर्ट में जाता हूँ, हैबस कॉर्पस लगाता हूँ, फटाफट उठेंगे। अगर पुलिस वालों को ये बता भी दो ना कि हैबस कॉर्पस दिस इज माय फंडामेंटल राइट एंड यू हैव टू टेक एक्शन, वो कहते हैं तू मेरे को ज्ञान देगा। ठीक है, ऐसे बोलते हैं फिर वो। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ। रूल ऑफ लॉ एंड इक्वलिटी ऑफ बिफोर लॉ, आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ मीन्स क्या होता है? व्हाट इज रूल ऑफ लॉ? मीन्स देयर इज रूल, ठीक है, विच इज ऑफ लॉ। देयर इज रूल विच इज ऑफ नॉट ए पर्सन। ठीक है, शासन होगा तो कानून का होगा, लॉ का रूल होगा, शासन होगा, किसी व्यक्ति का शासन नहीं होगा। ठीक है, कानून करेंगे हमारे ऊपर गवर्न, पर्सन्स गवर्न नहीं कर रहे हैं, कानून गवर्न कर रहे हैं। एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ मीन्स इफ यू आर ए पीएन एंड इफ यू आर ए पीएम, ठीक है, यू आर बोथ इक्वल बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है,
खून किया है, किसी ने हत्या की है, तो वही सजा तो पीएन के लिए होगी और वही पीएम के लिए होगी। उसके सामने सभी बराबर हैं। ठीक है। लॉ ऑफ द लैंड, जमीन पे जो होगा, लॉ ऑफ द लैंड शुड प्रोटेक्ट एवरीवन रिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटस। लॉ ऑफ द लैंड का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। संविधान जो होगा वो सभी को प्रोटेक्ट करेगा, उसकी चाहे स्टेटस कोई भी हो। अब्सेंस ऑफ फियर फ्रॉम द फियर्ड। ठीक है। अब्सेंस ऑफ फियर फ्रॉम द फियर्ड इंप्लाइंग इंडिविजुअल फ्रीडम फॉर पीपल एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा संविधान के द्वारा गारंटी दी गई है कि लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम है। ठीक है। उस इंडिविजुअल फ्रीडम से अब्सेंस ऑफ फियर, उससे किसी को डर नहीं होगा, डर की अनुपस्थिति होगी। ठीक है। जो अनुपस्थिति की, कहीं मैं बाहर घूमने के लिए चले जाऊं, मेरे को कोई, वही किडनैपिंग वाला। ठीक है। लोग जा रहे हैं, किसी को कोई कुछ नहीं कह रहा, तो अगर किसी को किडनैप कर लिया जाएगा तो उसके कितने कितने हानि होंगे, मूल अधिकार इफेक्ट होंगे। ठीक है। मैं तो जा रहा था, मेरे को उठा लिया, मेरे को, अब कोई गली से जा रहा हो, ठीक है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, गारंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो थोड़ी सी मना करेंगे हम किसी को कि यहाँ से मत आना, यहाँ से नहीं आना। रोले झगड़े में कह तो देते हैं हमारे साइड में कि हमारी गाड़ में ना आते। उसको पता ही नहीं होता है, तू मेरा जाना जाना बंद कर देगा। बोल पीसफुल को एग्जिस्टेंस एंड कम्युनल हार्मोनी। पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो एंड कम्युनल हार्मोनी हो, ये एट्रीब्यूट्स हैं। पीसफुल को एग्जिस्टेंस को मेंटेन रखना है, कम्युनल हार्मोनी को मेंटेन रखना है। को एग्जिस्टेंस का मतलब साथ साथ में लोग रहें लेकिन पीसफुल तरीके से रहें, और कम्युनल हार्मोनी का मतलब ये है कि दो समुदायों में हार्मोनी हो। ठीक है। उनमें शांति हो, एक दूसरे के साथ मिल करके चल रहे हो, वेदर दे आर हिंदू एंड मुस्लिम, मुस्लिम एंड सिख्स, हिंदू एंड सिख्स, हिंदू एंड पारसीज, हिंदू एंड बुद्धिज्म। ठीक है। वट एवर यू से। मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी? इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया केम विद सम इनहेरिटेड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। भारत जब आजाद हुआ तो उसके साथ हमें कुछ विरासत में समस्याएं भी मिली, जो समस्या इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। द इश्यू ऑफ एक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया। जम्मू और कश्मीर को भारत में जब एक्सेस किया गया, मिलाया गया, आल्सो केम विद इट्स ओन सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। यह भी अपनी खुद की प्रकार की प्रॉब्लम्स को लेकर के आया। रिलेटेड अवर इंटरनल सिक्योरिटी, जो समस्या हमारे इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड थी। द डिवीजन ऑफ प्री इंडिपेंडेंस इंडिया। ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व भारत का जो विभाजन था इनटू टू नेशंस, दो राष्ट्रों में, रिजल्टेड इन लार्ज स्केल अनफोर्सिन वॉयलेंस। वो एक बड़े पैमाने पर अभूतपूर्व वॉयलेंस में परिणाम हुआ, उसका वॉयलेंस हुआ, उसका रिजल्टेड हुआ। ठीक है। दैट क्लेम्ड मिलियंस ऑफ लाइव्स, जिसने मिलियंस ऑफ लाइव्स को क्लेम किया, मतलब मिलियंस ऑफ लोग मर गए इसमें। ठीक है। विभाजन के दौरान दस वाज बोर्न द मीनेंस ऑफ कम्युनलिज्म। इस प्रकार से साम्यवाद की जो मीनेंस है, जो डर है, वो पैदा हुए साम्यवाद का, हिंदू एंड मुस्लिम का। विच वाज विजिबल अगेन एंड अगेन इन वेरियस रियोट्स थिएटर्स। ठीक है। जो बार बार में हमें रियोट्स के माध्यम से देखने को मिला है, कम्युनलिज्म, साम्यवाद। दिस इज नॉट देयर, दिस इज देयर आफ्टर। बाद में जो हुए, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, देयर आफ्टर। इसके बाद जो भी वेरियस रियोट्स हुए, दंगे फसाद हुए, उनमें साम्यवाद को देखा गया है। ठीक है। एज एन एमर्जिंग नेशन, एक एमर्जिंग नेशंस के रूप में, वी होप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स। हम आशा करते हैं कि इन समस्याओं से काबू पाया जाएगा। एंड एम्बार्क अपॉन अ पैथ ऑफ नेशनल रिकंस्ट्रक्शन एंड कंसोलिडेशन। और एक राष्ट्र के पुनर्निर्माण में और राष्ट्र की कंसोलिडेशन के एक रास्ते पर निर्भरता दिखाई जाएगी। बट प्रोग्रेस हैज बीन हैम्पर्ड बाय वेरियस चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी फेस बाय आवर कंट्री। लेकिन जो ये उन्नति है, प्रगति जो है, हमारे देश में बहुत सी जो आंतरिक सुरक्षाओं की चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उनके माध्यम से इस उन्नति को रोक दिया गया है ओवर द ईयर्स, काफी सालों से। इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स, इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हैं, हैव मल्टीप्लाइड, वो मल्टीप्लाइड हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं, ड्यू टू लिंग्विस्टिक राइट्स, लिंग्विस्टिक रियोट्स की वजह से भाषावादी दंगे हो गए।
ठीक है, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हो गए, कास्ट एंड एथनिक टेंशंस हो गए, एटसेट्रा, ऐसे हो गई। ठीक है, लिंग्विस्टिक रिवोट्स कैसे हो गए, जैसे 1956 में आंध्र प्रदेश एक तेलुगु भाषा के आधार पर निर्माण किया गया। 1953 में 1953 में शायद वो पुनर्गठन आयोग लगाया गया होगा, 1956 में उसका गठन हो गया था। हरियाणा एंड पंजाब इन 1966 बेस्ड ऑन लैंग्वेज, ये लिंग्विस्टिक रिवोट्स हो गए। ठीक है, जे सिसा आयोग आया था, मास्टर तारा सिंह ने कुछ बोल दिया था, सच एंड सच, ठीक है, ऐसे हो गया था। पंजाबी सूबा उसने यूज किया था कि ये पंजाबी सूबा, बेस्ड ऑन लैंग्वेज था ये। जेवीपी समिति भी वो की गई थी, उसमें बताया था कि एक देश से एक फॉर्मूला ठीक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर लैंग्वेज के लिए एक वो होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, ऐसे उसको उसने मना कर दिया था। ये लिंग्विस्टिक रिवोट्स हो गए। इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स मीन पंजाब एंड हरियाणा ओवर द वाटर ऑफ सतलुज यमुना रिवर, ठीक है, और कृष्णा गोदावरी रिवर, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, कर्नाटका, ऐसे ऐसे। ठीक है, कास्ट, कोई भी, अब जैसे आप मान करके चलो कोई भी किसी भी लड़की का कोई मार दिया, उसको कत्ल कर दिया वगैरह कुछ, सबसे पहले है ना उसका बैकग्राउंड देखते हैं, ये तो मुसलमान था, ये तो वो था, ये नाम बदल के रह रहा था, कुछ और है, ये है, ऐसे ऐसे। ठीक है, सच टाइप ऑफ एथनिक टेंशंस एंड कास्ट रिलीजन्स हो गए। ठीक है, इन 1956 1956 में द कंट्री वाज फोर्स्ड, कंट्री को मजबूर किया गया टू रीडिफाइन इट्स इंटरस्टेट बाउंड्रीज ड्यू टू लिंग्विस्टिक रियोट्स। ठीक है, भाषाई उपद्रवों के कारण देश को मजबूर किया गया कि वो अपने आंतरिक सीमाओं में परिवर्तन करे। कोटी श्री रामुलू मर गया, वो अनशन पे बैठा था बेचारा, ये आंध्र प्रदेश चाहिए तेलुगु भाषा पे। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू मजबूर हो गए, उसने अपॉइंट कर दिया। मेजर चैलेंजेस कौन से हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए? हिंटरलैंड टेररिज्म, इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक। ठीक है, हिंटरलैंड मतलब जमीन है, जमीन के पार का, इंटरनेशनल टेररिज्म, डोमेस्टिक टेररिज्म, आतंकवाद। ठीक है, जे एंड के मिलिटेंसी एंड टेररिज्म, जिसको काफी हद तक खत्म कर दिया गया है ड्यू टू डिमोनेटाइजेशन एंड क्रिएटिंग टू सेपरेट स्टेट्स एंड यूटीज, जे के एंड लद्दाख। एनी क्वेश्चन? इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंसर्जेंसी, बांग्लादेशी या बांग्लादेशी नहीं तो इंडियंस, इंडियंस मैं वैसे बोल रहा हूँ, टेररिस्ट है कोई भी हो, टेररिस्ट कोई भी हो सकता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, उसको हत्या से काम होता है। ठीक है, वो क्या करता है टेररिज्म, उसमें नॉर्थ ईस्ट में चला गया, कुछ ना कुछ हो गया, बांग्लादेश में भाग गए, पोरस बॉर्डर है ना, सीमा नहीं है, बाउंड्री नहीं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी, मोस्ट ऑफ द टाइम चाइना हैज शोन इन इट्स मैप नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एरियाज, मतलब मोस्ट ऑफ द एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट चाइना हैज शोन इन देयर मैप, इट्स मैप। ठीक है, कि चाइना ने अपने खुद के मैप में शो किया है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, ये है, वो है। ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म? लेफ्ट विंग वर्ड कहाँ से आया है? as far as I can think, it comes from the reign of Napoleon. नेपोलियन के साइड में लेफ्ट में लोग बैठते थे जिनकी अलग डिमांड थी, राइट में लोग बैठते थे उनकी अलग डिमांड थी। लेफ्ट विंग के व्यक्ति जिस विचारधारा के थे वो एक तरफ किए गए थे, तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म हो गया, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म वो हो गया, कंजर्वेटिव्स वगैरह ऐसे कुछ होते हैं। तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है, बस मैंने इसका सोर्स बताया है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड इट्स नेक्सस विद टेररिज्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम क्या होता है और इसका टेररिज्म के साथ क्या नेक्सस है? ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब यह है कि जैसे कि वो आए थे नवंबर 2008 में, है? कसाब 10 आतंकवादी थे, वहां से भेजे गए थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ऑर्गेनाइज कैसे? यू हैव टू डिवाइड इट इन 5 ग्रुप्स ऑफ 2-2। 2 कहीं चले गए, लियोपोल्ड होटल, ताज होटल, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा दहशत फैलाने के लिए उन्होंने सोचा कि जितने ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं ये भी हॉस्पिटल की ओर जाएंगे, हॉस्पिटल में भी। ठीक है,
और कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, वो उसका नाम याद नहीं आ रहा, तुलाराम ऐसा कुछ था, ठीक है। और उसने उसको जिंदा पकड़ा था, उसकी गोलियों के आगे उसने अपनी खुद की जान दांव पे लगाई, ठीक है। तब कसाब को जिंदा पकड़ा गया था, ठीक है। और उस टाइम पे उसकी आईपीएस ऑफिसर जो था दत्ता पडसलगीकर, उसके पास इतने फोन बज रहे थे कि ये वाला उठा लो, ये वाला उठा लो, ये वाला, नहा रहा था वो, पर्सनल फोन बजा नहीं उठाया, घर का फोन बजा फिर भी नहीं उठाया, बार बार बज रहा था। नाते नाते उसको ये शक हो गया कि देयर इज समथिंग बैड गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो उसने उस समझ में गया था, मतलब उसका दिमाग काम करना बंद कर गया था कि फोन आ गया, सर यहाँ हमला हो गया, सर यहाँ हमला हो गया, सर यहाँ हमला हो गया, सोच ही नहीं पाया था कुछ, ठीक है। फिर बाद में उसने इंक्वायरी हुई उसके खिलाफ, उसने फिर बाद में बताया कि मैं जो कुछ बताऊंगा मैं सच बताऊंगा, सच सच टाइप उसमें जब उसने बताया सारी बातों को, ठीक है। और जब इंक्वायरी ने उसको देखा कि हाँ ऐसी ऐसी सिचुएशन थी, इतनी वो थी, तो उसको बाद में उसको प्रमोट करके प्रमोशन मिली थी उसको कि आपने ऐसे ऐसे सिचुएशंस को देखा कि कसाब को जिंदा पकड़ा गया। और कसाब को जिंदा पकड़ने के बाद उसके जो देश वाले थे उन्होंने पहचानने से मना कर दिया था कि दिस इज नॉट अवर सिटीजन, ठीक है। पाकिस्तान से आए थे वो, जन्नत चाहिए थी उसको, जन्नत दे दी फिर, ठीक है, फांसी दे करके जन्नत में, आज भी जन्नत में होगा वो, ठीक है। हजारों हूरें उसका स्वागत कर रही होंगी, परियां। कम्युनलिज्म, ये जैसे मैं बता चुका हूँ साम्यवाद, दो कम्युनिटीज में ऐसा, कास्ट एंड एथनिक टेंशंस वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। रीजनलिज्म एंड इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स हो गए। रीजनलिज्म का मतलब मैं हरियाणवी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, ठीक है, मैं बिहारी हूँ, मैं ये, मतलब दे आर नॉट इंडियंस, दे आर बिहारी, दे आर पंजाबी, दे आर हरियाणवी, ठीक है, दे आर मराठी, दे आर नॉट इंडियन। यही देखने को मिलता है इंडिया में कि सारे ये लोग हैं, कोई ये नहीं कहता मैं इंडियन हूँ। साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम एंड साइबर सिक्योरिटी मीन्स आपको एक मैसेज आ गया, ईमेल आ गया, इतने इतने पैसे दे दो, आपकी वीडियो बना रखी है, आपके कॉन्टैक्ट्स हैं उनके पास शेयर कर देंगे, ठीक है। अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में हम उसको ये बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी व्हेन योर सोशल मीडिया अकाउंट वाज हैक्ड बाय समवन, ठीक है, एंड दे डिमांडेड मनी, साइबर सिक्योरिटी। बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट मतलब जैसे लिपू लेक, नेपाल हैज शोन लिपू लेक इन इट्स लिम्पिया दुर्रा, ठीक है। बॉर्डर मैनेजमेंट कैसे है, बॉर्डर मैनेजमेंट ऐसे भी होती है जैसे कि बीआरओ है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, उसने पेट्रोलिंग करने के लिए रोड को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ठीक है, तो पेट्रोलिंग करने के लिए बीआरओ हो गया। कोस्टल सिक्योरिटी, एंड दैट इज कोस्टल सिक्योरिटी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रिलेटेड टू कसाब। कसाब आया कोस्टल रीजन के माध्यम से, उसके बाद में ही कोस्ट गार्ड लगाने शुरू कर दिए, उसके उससे पहले नहीं किए गए थे, ठीक है। और ये जो कोस्टल सिक्योरिटी है और कसाब की जो कुछ भी है, मैं कुछ मूवीज के नाम बताऊंगा जिसमें अपनी सिक्योरिटी को पता चलेगा कि वाई दिस इज नेसेसरी, ठीक है, एंड यू विल नो देन द रीजन बिहाइंड आई एम गोइंग टू बी एन आईपीएस ऑफिसर, ठीक है। अब देखना क्या है, द 1950s also saw the northeast going up in flames। 1950 में भी नॉर्थ ईस्ट को फ्लेम्स में हमने देखा। नॉर्थ ईस्ट को फ्लेम्स में देखने का मतलब है दंगे फसाद हुए वहां भी। वेन इन 1954 अंगामी जापू फिजो, जब 1954 में अंगामी जापू फिजो रेज द बैनर ऑफ रिवोल्ट इन नागालैंड, जब उसने नागालैंड में, ठीक है, रिवोल्ट के बैनर को उठाया, रिवोल्ट शुरू किया, विद्रोह शुरू किया, एंड द फायर स्प्रेड टू मिजोरम, और जो फायर थी मिजोरम में फैल गई, मणिपुर में फैल गई, त्रिपुरा में फैल गई, ठीक है। द लेटर पार्ट ऑफ 1960s का जो लेटर पार्ट था दशक का, सादा राइज ऑफ नक्सलिज्म का राइज हुआ, नक्सलवाद का। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम इंडिया वाज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, इन भारत एक अंडर डेवलप्ड कंट्री था, विकासशील देश था, अविकसित देश था। एंड हैड टेकन अप द टास्क ऑफ रीबिल्डिंग द कंट्री, और उसने अपने देश को रीबिल्ड करने का टास्क लिया हुआ था, मैं अपने देश को फिर से बनाऊंगा, सरकार ने। द कंट्री एडॉप्टेड द इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ मॉडल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देश ने एक समान, ठीक है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए अडोप्ट किया था। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि एक ऐसी ग्रोथ जिसमें सब मिलकर के काम करें, वो ग्रोथ। भारत को बनाने का मतलब ये नहीं है कि सरकार की जिम्मेवारी हो ये भारत को बनाए, भारत के नागरिकों के भी कुछ कर्तव्य है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड इंक्लूसिव ग्रोथ बोथ ओवर द ईयर्स। लेकिन सालों से इट हैज बिकम एविडेंट, यह स्पष्ट हो चुका है दैट की वी हैव फेल्ड ऑन मेनी काउंट्स एंड पॉवर्टी। हम पॉवर्टी में काफी ज्यादा काउंट्स में फेल हो चुके हैं, पॉवर्टी में, अनएम्प्लॉयमेंट में, बेरोजगारी में, एंड अंडर डेवलपमेंट प्रीवेल इन द कंट्री। और अविकसितता जो है वो हमारे देश में प्रीवेल्ड है, फैली हुई है अभी भी। भारत अभी भी विकसित देश नहीं हुआ है, पॉवर्टी ऐसे ही है, अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे ही है। दिस सिचुएशन वाज एक्सप्लॉइटेड बाय वेरियस पीपल टू पोज ए वेरी डेंजरस चैलेंज। इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइटेड किया गया, मतलब इस स्थिति का लाभ उठाया गया बहुत से लोगों के द्वारा, ठीक है। और उन्होंने बहुत ही खतरनाक चैलेंजेस को उठाया, चैलेंजेस प्रस्तुत कर दिए टू द कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ माओइज्म, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। या तो वो चैलेंजेस हमें लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के रूप में मिल रहे हो, नक्सलिज्म के बीच में मिल रहे हो, माओइज्म के उसमें व्यू में मिल रहे हो, ठीक है। इन 2006 में द देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, एवन एडमिटेड, उन्होंने ये भी मान लिया दैट कि दिस वाज परहैप्स द बिगेस्ट चैलेंज टू कंट्रीज इंटरनल सिक्योरिटी, कि यह शायद देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है। 2006 में माना था क्या? माओइज्म, नक्सलिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, इसको मानना है, ठीक है। और नक्सलिज्म अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ठीक है, लेकिन प्रिवेल्ड है। द 1980s विटनेस द ग्रोथ ऑफ टेररिस्ट मूवमेंट इन पंजाब। 1980 में पंजाब में टेररिस्ट मूवमेंट हुए, आतंकवादी हलचलें हुई, एडेड एंड अबेटेड बाय ए हॉस्टाइल नेबर, जिनको एक हॉस्टाइल नेबर के द्वारा सहायता प्रदान की गई और बढ़ाया गया, अबेटेड किया। नेबर कौन है समझ गए होंगे, बोलना नहीं है, समझ गए, ठीक है। द 1990s saw the beginning of militancy in कश्मीर। 1990 में कश्मीर में मिलिटेंसी को देखा गया, विच हैज स्लोली बिकम ए पैन इंडिया फेनोमेनन, जो धीरे धीरे पूरे भारत का एक तथ्य बन गई, विद द ओनस्लॉट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म इन द हिंटरलैंड ड्यूरिंग द पास्ट डिकेड, जो बाद के डिकेड में एक हिंटरलैंड टेररिज्म का एक भाग बन गई थी, इंटरनेशनल टेररिज्म का मुद्दा बन गई थी। क्या इंटरनेशनल टेररिज्म का मुद्दा बन गया था? कश्मीर की मिलिटेंसी। जब भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर कहीं पर भी जाते हैं, कश्मीर का मुद्दा सामने आता है। द राइज ऑफ इंडियन मुजाहिदीन, इंडियन मुजाहिदीन का जो राइज है, हैज बीन अनदर डेंजरस फेनोमेनन इन द लास्ट डिकेड। उस लास्ट डिकेड में इंडियन मुजाहिदीन का जो राइज है वो भी एक दूसरा खतरनाक तथ्य रहा है। दिस हैज अगेन बीन सपोर्टेड बाय द अनफ्रेंडली नेबर, यह फिर भी हमारे शत्रु नेबर के द्वारा सपोर्ट किया गया। अनफ्रेंडली नेबर ऐसा नेबर जो हमारा फ्रेंड नहीं है। एज बिकम क्लियरली एविडेंट ड्यूरिंग द 26/11 टेरर अटैक इन मुंबई, जो 26/11 के टेरर अटैक में स्पष्ट हो गया था, ठीक है, जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि क्या क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, ठीक है। एज ए रिजल्ट, इसके परिणाम स्वरूप द सेंटर इनिशिएटेड अ नंबर ऑफ कंक्रीट मेजर, केंद्र सरकार ने बहुत ठोस कदम उठाने शुरू कर दिए टू स्ट्रेंथन इट्स एंटी टेररिज्म अपैरेट्स, इसके एंटी टेररिज्म अपैरेट्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, मजबूत करने के लिए। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स माफियाज, ट्रांसनेशनल का मतलब नेशन से बाहर के, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स एंड माफियाज, देशों का नाम नहीं लूंगा मैं ऐसे, ठीक है, हैव गिवन फर्दर बूस्ट टू इंटरनेशनल टेररिज्म, उन्होंने आगे इंटरनेशनल टेररिज्म को बढ़ाया है, फर्दर बूस्ट किया है, बाय फोर्जिंग लिंकेजेस बिटवीन ऑर्गेनाइज क्राइम के लिंकेजेस को बढ़ा करके, एंड टेररिज्म और आतंकवाद के लिंकेजेस को बढ़ा करके। देयर फंडिंग एंड मोडस ऑपरेंडी हैज मेनली बीन आर्म्स स्मगलिंग, ड्रग्स ट्रैफिकिंग, हवाला ट्रांजैक्शंस, money laundering and pumping of fake currency notes
टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में अलग अलग भागों में अलग अलग मतलब फेक करेंसी को पंप करके डाल करके मनी लॉन्ड्रिंग करना, हवाला ट्रांजैक्शन करना और ड्रग्स ट्रैफिकिंग करना, आर्म्स की स्मगलिंग करना उनका काम करने का तरीका रहा है। किनका? ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स का। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रग्स ट्रैफिकिंग? यू नो वेरी वेल। ड्रग्स ट्रैफिकिंग, एक ड्रोन उड़ता है पड़ोसी देश से जो अनफ्रेंडली है और पंजाब में आता है, उसको पकड़ लिया जाता है कि इतने किलो की हेरोइन आई, इसके साथ ही है, इसके साथ है। दिस इज कॉल्ड ड्रग्स ट्रैफिकिंग। और ये नहीं है, दूसरे तरीके भी हो सकते हैं। सच एंड सच रेलवे स्टेशन पर इतनी इतनी किलो हीरोइन के साथ पकड़ा गया। ठीक है। आर्म्स स्मगलिंग। ठीक है। हवाला ट्रांजैक्शन, कैन यू डिफाइन व्हाट इज हवाला ट्रांजैक्शन? सुना है? मैं बताता हूं। आपका कोई दोस्त है आउट ऑफ इंडिया, आप उसको $1,00,000 पहुंचाना चाहते हो, अर्जेंट नीड है, ट्रांसफर कर नहीं सकते क्योंकि लिमिट है। ठीक है। तो आप क्या करोगे? आपके पास एक व्यक्ति आता है हवाला ट्रांजैक्शन वाला, ये अर्जेंट नीड है, हाँ अर्जेंट नीड है, हाँ मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन $1,000 मैं लूँगा। आप दे दोगे इसको? ले भाई $1,000 पहुंचा दे। सडनली 2 मिनट में आपके पास फोन आता है कि पैसे मिल गए। दिस इज कॉल्ड हवाला ट्रांजैक्शन। हाउ पॉसिबल? हाउ? आपने पैसे दे दिए उस बंदे को, उसका बंदा उस विदेश में है। ठीक है। उसने बोल दिया इतने पैसे हैं मेरे को मिल गए, जो तेरे पास पैसे हैं वो पैसे उसको दे दे। हवाला ट्रांजैक्शन। क्लियर? दिस इज कॉल्ड हवाला ट्रांजैक्शन। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग, यू नो वेरी वेल। मनी लॉन्ड्रिंग की 3-4 स्टेजेस होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग ऐसे होती है कि मेरे पास ब्लैक मनी है, जो मैंने ब्लैक मनी वो मनी नहीं होता कि जो ब्लैक होता है हमने रिश्वत ले लिया, ऐसा कुछ और ले लिया। ब्लैक मनी वो मनी भी होता है जो हमारी सैलरी का पैसा होता है, लेकिन हमने टैक्स नहीं दे रखा और नहीं दे रखा, ब्लैक मनी में आ गया वो। समझ रहे हो आप? अब ब्लैक मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होगा? मेरे पास ब्लैक मनी है, मान लो 10 लाख रुपए, मैं इस पैसे को कहाँ यूज करूँ? मैं इसको गाड़ी लेने के लिए जाऊंगा तो सरकार मेरे से बहुत मांगे, पैसे कहाँ से आए? टैक्स लगेगा, ये लगेगा, वो लगेगा। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? उन 10 लाख को 10 लाख रुपए 2 लाख इसको दे दिए, 3 लाख इसको दे दिए, 2 उसके अकाउंट में ऐसे ऐसे करके वो कर दिया। फिर 2-4 दिन बाद फिर निकलवा लिए, फिर उसके अकाउंट में, फिर उसके अकाउंट में, फिर उसके अकाउंट में, फिर निकलवा लिए, फिर कुछ खरीद लिया, फिर वो वापस बेच दिया, फिर खरीद लिया, फिर बेच दिया, फिर खरीद लिया। मतलब ऐसी स्टेजेस हैं जिसमें गवर्नमेंट को कंफ्यूज कर दिया जाता है पैसा कहाँ से आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। आपके अकाउंट में डाल दिए, 10 दिन बाद दे देना, उसके अकाउंट में डाल दिए फिर दे देना, उसके अकाउंट में दे देना फिर दे देना, उसके अकाउंट में ये वो कर लिया, ये कर लिया, प्लॉट खरीद लिया 10 लाख का, कुछ दिन के बाद वो 15 लाख का हो गया। गवर्नमेंट को तो पता प्लॉट बेचा था। ठीक है। दिस इज मनी लॉन्ड्रिंग। Pumping of fake currency, you know very well, in Jammu Kashmir, stone pelting events. ठीक है। साइबर सिक्योरिटी इज द लेटेस्ट चैलेंज। साइबर सिक्योरिटी लेटेस्ट चैलेंज है। वी कुड बी द टारगेट ऑफ साइबर वॉर। हम साइबर वॉर के टारगेट हो सकते हैं। विच कुड जियोपार्डाइज आवर सिक्योरिटी। हमारे सिक्योरिटी को जो जियोपार्डाइज कर सकते हैं। एज मोस्ट ऑफ आवर वाइटल इंस्टॉलेशंस, क्योंकि हमारे बहुत से वाइटल इंस्टॉलेशंस आर नाउ बेस्ड ऑन साइबर सिस्टम्स। वो साइबर सिस्टम्स पर आधारित हैं। खतरे में डाल देना। साइबर सिक्योरिटी हमारे सिक्योरिटी को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं वो साइबर सिस्टम पर डेवलप हैं। साइबर सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जो नेट कनेक्टेड हो। एनी फेलर टू चेक साइबर अटैक्स। किसी भी साइबर अटैक्स को चेक करने में हमारी कोई भी असफलता कुड बी फैटल टू अवर इकोनॉमी एंड सिक्योरिटी। वो हमारी इकोनॉमी और सिक्योरिटी के लिए फेलर हो सकती है। द स्नोडन रिलेशंस, विकीलीक्स जिसको बोला गया, वो 2013 के एक्सपोज द एक्सटेंट ऑफ एस्पायोनेज। उसने एक्सपायोनेज के एक्सटेंट को एक्सपोज किया है, प्रकट किया है।
दैट इज पॉसिबल थ्रू साइबर नेटवर्क, जो साइबर नेटवर्क के थ्रू पॉसिबल है। वो डोमेन बाय एस्पाइनेज, एस्पाइनेज का मतलब जासूसी करना, ठीक है, कि जो स्नोडन रिविलेशंस थे, विकीलीक्स, ठीक है, 2013 में, उसने क्या बताया है कि एस्पाइनेज हो रही है। इंडिया ने चाइनीज टिकटॉक एंड अदर सॉफ्टवेयर को क्यों बैन कर दिया? एस्पाइनेज, डाटा लीक, ठीक है। द फेनोमेनल ग्रोथ ऑफ द इंटरनेट एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट और मोबाइल कम्युनिकेशन की जो फेनोमेनल का मतलब बहुत बड़ी जो ग्रोथ हुई है, हैज डेमोन्स्ट्रेटेड दैट सोशल मीडिया कुड प्ले वाइटल रोल इन स्प्रेडिंग डिसइंफॉर्मेशन एंड फैनिंग वायलेंस, ठीक है। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्शन में ये जो काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है, इसने ये प्रदर्शन किया है कि सोशल मीडिया एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हिंसा को फैलाने में और उसको फैनी करने में, हिंसा और मिस इंफॉर्मेशन, गलत सूचना को फैलाने में। सोशल मीडिया, गलत सूचना मेरे पास आ गई, मैंने देखा नहीं, मैंने चेक किया नहीं, मैंने फॉरवर्ड कर दी, तब तक उसको फैक्ट चेक करते हैं, तब तक तो फैल चुकी होती है, ठीक है। मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन। द एक्सोडस, एक्सोडस मीन संपर्क of northeast students का from the southern states in 2012, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का साउथर्न स्टेट्स के साथ जो संबंध है, एक्सोडस जो है, नेक्सस जो है 2012 में, एंड द मुजफ्फरनगर रियोट्स इन 2013, और मुजफ्फरनगर में 2013 में जो रियोट्स हुए थे, आर सम एग्जाम्पल्स, वो कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं का, क्रिएटेड ड्यू टू द फास्ट ग्रोइंग कम्युनिकेशन सिस्टम, जो समस्याएं फास्ट ग्रोइंग कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा क्रिएटेड की गई। डू यू नो व्हाट इज जामतारा? हैव यू एवर सीन जामतारा मूवी? नो, ओके। इन जामतारा मूवी, उसमें ओटीपी पूछ करके पैसे कमाए जाते हैं। ओटीपी बता दिया, पैसे अकाउंट से खत्म हो गए, मैसेज आता है सब। बहुत से बॉयज लड़कियों की आवाज में बात करके कि श्रीमान जी ऐसे ऐसे प्यार से पूछ कर ओटीपी पूछ लेते हैं। हमें ओटीपी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। एज कॉन्वेंशनल वारफेयर इज नॉट एबल टू गिव डिजायर्ड रिजल्ट्स, जो कॉन्वेंशनल वारफेयर हुआ है, ठीक है, वो हमारे ऐच्छिक रिजल्ट्स को देने में अयोग्य रहा है। द एनिमी विल यूज अदर मीन्स टू अचीव इट्स नेफेरियस डिजाइंस, टारगेटिंग द सिविल सोसाइटी टू क्रिएट political instability, exploiting social, economic, religious, sectarian fault lines, mounting perception battles using psy wars, that is psychological wars। जो कॉन्वेंशनल वारफेयर रहे हैं वो उनको अपनी इच्छानुसार रिजल्ट देने में अयोग्य रहे हैं। तो क्यों? जो एनिमी है, दुश्मन जो है, वो दूसरे साधनों का, दूसरे माध्यम का प्रयोग करेगा, ठीक है, टू अचीव इट्स नेफेरियस डिजाइनिंग टारगेटिंग, डिजाइन टारगेट, जो उसने कुख्यात रूप से अपने टारगेट को डिजाइन किया हुआ है। द सिविल सोसाइटी टू क्रिएट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एक सिविल सोसाइटी में एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का जो उसका डिजाइन टारगेट रहा है, उसको अचीव करने में, कि मैं समाज में अस्थिरता पैदा कर दूं। एक्सप्लॉइटिंग सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस, और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जो सेक्टेरियंस हैं, फॉल्ट लाइन्स, उनको एक्सप्लॉइट करूं, उनका फ़ायदा उठाऊं। माउंटिंग परसेप्शन बैटल्स, और जो युद्ध के परसेप्शन है उनको बढ़ा दूं कि युद्ध हो रहा है, यूजिंग साई वॉर्स, साइकोलॉजिकल वॉर्स के माध्यम से, ठीक है। साइकोलॉजिकल वॉर्स वो वॉर्स जो अपने दिमाग से लड़े जाते हैं। साइकोलॉजिकली वॉर्स कौन से? वॉर्स दैट आर रिलेटेड टू साइकोलॉजी, साइको, ठीक है। दिस कुड बी टर्म्ड फोर्थ जनरेशन वारफेयर, इनको फोर्थ जनरेशन वारफेयर्स कहा जाता है। किनको? साइकोलॉजिकल वॉर्स को। वेयर द बैटल ग्राउंड वुड बी द सिविल सोसाइटी, जहां बैटल ग्राउंड सिविल सोसाइटी होगा, विद द एम टू रिक्रूट, डिस्ट्रॉय एंड सबवर्ट द सिविल सोसाइटी इटसेल्फ, ठीक है।
खुद सिविल सोसाइटी को पलटने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, जिसमें लक्ष्य होगा कि हम सिविल सोसाइटी में से रिक्रूट कर लें पीपल्स को। ये फोर्थ जनरेशन वॉर होते हैं। नाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंकवरिंग लैंड, अब जो जमीन को जीतने का कॉन्सेप्ट है, इज बीइंग रिप्लेस्ड, उसको बदला जा रहा है। अब लोग पीछे नहीं पड़ रहे हैं कि युद्ध कर लो भाई, उस जमीन को जीत लो। उसको बदला जा रहा है बाय कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड्स ऑफ सिविल सोसाइटी। ठीक है, सिविल सोसाइटी के माइंड को कंट्रोल करने के, मतलब कंट्रोल करके, इस अवधारणा के माध्यम से, यूजिंग साई ऑपरेशंस या साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, एंड द वन हु कंट्रोल्स द सिविल सोसाइटी वुड अल्टीमेटली रूल द वर्ल्ड। और वो व्यक्ति जो सिविल सोसाइटी को कंट्रोल कर लेगा, वो अंत में संसार पे शासन करेगा। समझ रहे हो? अपनी थिंकिंग होगी ही नहीं, माइंड वॉश, ब्रेन वॉश कर दिया, वो वही करेगा जो उसको बताया गया। वो कंट्रोल कर रहा है सोसाइटी को, रिक्रूट कर लेगा, कंट्रोल कर लेगा, ब्रेन वॉश कर लेगा, भिजा भाई ये काम करता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर्थ जनरेशन वॉर। उनका मतलब अब ये नहीं रहा है कि मैं युद्ध कर लूंगा और मैं इस पार्ट को अपने पार्ट में मिला लूंगा, नहीं। फोर्थ जनरेशन वॉर इनको बोला जाता है। जैसे कि एआई खतरनाक टूल है। डीप फेक एआई से बना दिया। ठीक है, चेहरा किसी का लगा हुआ है, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आपको ऐसे ऐसे भी देखा होगा कि कोई रेप्यूटेड पर्सनालिटी है, ढोल बजा रहा है, लगेगा ही नहीं कि ढोल बजा रहा है रेप्यूटेड पर्सनालिटी। ठीक है, आपको लगेगा कि एक एक्ट्रेस है, वो उसमें लिफ्ट में चढ़ रही है और अचानक से वो कंप्लेन करती कि मैं तो गई ही नहीं, ये तो मैं हूँ ही नहीं, मैंने ऐसा किया ही नहीं। और आप पहचान भी नहीं पाओगे कि डीप फेक इसलिए है। ठीक है, कोई डांस कर रहा है, डीप फेक है, आपको लगेगा कि सचमुच ये आदमी है। ठीक है, दिस इज डीप फेक। एआई की इतना खतरनाक है। अनदर बिग प्रॉब्लम इज दैट दिस ग्रुप्स आर ग्लोबली नेटवर्क। दूसरी बड़ी समस्या ये है कि ये जो लोग हैं ना, इनका ग्लोबली नेटवर्क है, पूरे संसार में फैले हुए हैं, एज अपोज टू इंडियन पुलिस। ठीक है, जैसा कि इंडियन पुलिस है विच फाइंड्स डिफिकल्टी इन एवन नेटवर्किंग एट द नेशनल लेवल। इंडियन पुलिस तो नेशनल लेवल पर भी नेटवर्क को नहीं ढूंढ पा रही है, इनका तो ग्लोबली नेटवर्क है। बॉर्डर मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटेनिंग थ्रेट्स टू अवर इंटरनल सिक्योरिटी। जो बॉर्डर मैनेजमेंट है वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण रही है। अ वीक बॉर्डर मैनेजमेंट कैन रिजल्ट इन इन्फिल्ट्रेशन ऑफ टेररिस्ट। अगर बॉर्डर मैनेजमेंट वीक है तो इसका परिणाम होगा कि आतंकवादी इन्फिल्ट्रेट करेंगे, घुस जाएंगे, एंड इलीगल इमिग्रेंट्स और अवैध प्रवासी फ्रॉम वेरियस बॉर्डर्स, अलग अलग सीमाओं से, एंड स्मगलिंग ऑफ कॉन्ट्राबैंड आइटम्स, और कॉन्ट्राबैंड आइटम्स की जो स्मगलिंग होगी, जो प्रतिबंधित हैं वो आइटम्स, उनकी स्मगलिंग होगी, सच एज आर्म्स, ड्रग्स, काउंटरफेट करेंसी। अगर वीक बॉर्डर होगा तो क्या क्या होगा? आतंकवादी इंट्रूड करेंगे, इंट्रूजन होगी, उनकी इन्फिल्ट्रेशन होगी। ठीक है, स्मगलिंग होगी, आर्म्स की, ड्रग्स की, काउंटरफेट करेंसी की। देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन हॉस्टिलिटी अगेंस्ट इलीगल माइग्रेंट्स इन नॉर्थ ईस्ट में जो इलीगल इमिग्रेंट्स रहे हैं उनके बीच में शत्रुता बढ़ी है। जो स्थानीय निवासी हैं, लोकल रेजिडेंट्स है वो, और इमिग्रेंट्स उनमें क्यों बढ़ी है? इतने सोर्सेज नहीं हैं। इंडिया इज अंडर डेवलप्ड कंट्री। वो लोग आ रहे हैं, उनको रोजगार कहाँ से देंगे? और पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? वोट बनवा देंगे, उनका वोट लेना है, हमें सरकार बनानी है, बाकी कुछ नहीं। वो बना दिए। अभी राइट नाउ मुद्दा चला हुआ है, ये वोटर लिस्ट में से बहुत से लोग काटे गए हैं। ठीक है, वोट ले लिया और काट दिए। वी आर येट टू फाइंड ए सेटिस्फैक्ट्री सोल्यूशन। अभी भी हमें कोई संतोषजनक हल नहीं मिला है, हम फाइंड कर रहे हैं। बीट पॉलिटिकल, चाहे पॉलिटिकल का हो, राजनीति का संतोषजनक हल हो, सोशल और इकोनॉमिकल हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, टू दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम का। ठीक है, वीक बॉर्डर मैनेजमेंट जो है, इसका सामाजिक, आर्थिक, इकोनॉमिक जैसा भी हल हो, हम सेटिस्फैक्टरी हल को ढूंढ रहे हैं। देयर आल्सो सम नॉन ट्रेडिशनल एंड नॉन मिलिट्री थ्रेट्स टू अवर सिक्योरिटी। हमारी जो सिक्योरिटी या सुरक्षा जो है, उसके लिए कुछ गैर मिलिट्री या गैर सैनिक थ्रेट्स रही हैं और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स रही हैं। नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स का मतलब वो थ्रेट्स जो पहले यूज हुआ करती थी, अब नहीं, अब तो देखने को नहीं मिलती, नई नई थ्रेट्स आ रही हैं।
ठीक है, नॉन मिलिट्री थ्रेट्स हैं। नॉन मिलिट्री थ्रेट्स का मतलब ऐसा नहीं कि दो देशों की सेना में युद्ध हो गया, नहीं, नॉन मिलिट्री थ्रेट्स आ रही हैं। दिस इंक्लूड क्लाइमेटिक सिक्योरिटी, इसमें इंक्लूड है क्लाइमेटिक सिक्योरिटी होगी, डिजीज हो गई एंड एपिडेमिक्स हो गई, एनर्जी एंड वाटर के लिए युद्ध हो गया, फूड इश्यूज हो गए, रिसोर्सेज वॉर्स, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक डिस्पैरिटी एटसेट्रा। ये भी चैलेंजेस हैं सिक्योरिटी के। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब एक अमीर है एक गरीब है, ठीक है, हाईएस्ट अमीर लोगों के पास 45% वेल्थ है, हाईएस्ट 8%, और बाकी जो बच गए 2%। कुछ भी मान करके चलो, इतना डिफरेंस है। और गरीबी सभी अपराधों की जननी होती है। गरीब आदमी है, घर में कुछ भी होगा, लड़ाई झगड़े ऐसा कुछ हुआ करके, वो बंदा क्या करेगा, वो अर्निंग करने के अवैध तरीकों को ढूंढेगा, और जब उसको एक बार ये आदत लग गई तो लग गई। ठीक है, अभी क्या चल रहा है समाज में, सच एंड सन्स आईपीएस ऑफिसर कमिटेड सुसाइड, ठीक है, ब्लेमिंग करप्शन, ठीक है, फिर न्यूज आती है कि एएसआई ने भी सुसाइड कर लिया, ब्लेमिंग करप्शन। एक ने और कर लिया, थोड़ा सा और आगे जाकर के देखें, ब्लेमिंग करप्शन। कोई करप्ट आदमी है, सुसाइड कर ले और इल्जाम लगा दे कि वो करप्ट हैं, उसके सुसाइड करने से उसका करप्शन का दाग धुल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पंजाब का डीजीपी गिरफ्तार हुआ है, 5 करोड़ मिले उसके पास। उसके पास क्या कमी थी? किसी से करप्शन, करप्शन की गहरी जड़ें हैं, और करप्शन तो भारत का दीमक है, भारत को चूस रहा है। ठीक है, दिस हैव नॉट बीन इंक्लूडेड इन दिस बुक। ये जो है, जैसे कौन से सिक्योरिटी, क्लाइमेटिक सिक्योरिटी होगी, जैसे डिजीज, एपिडेमिक्स, एनर्जी एंड वाटर, फूड रिसोर्सेज, पॉवर्टी, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, इस बुक में इंक्लूड नहीं किए गए हैं। What is included in this book? Factor responsible for internal security problems will be discussed tomorrow. Any question?